नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि नए लोकसभा चुनाव में अब अधिक समय बचा नहीं है। राजनीतिक गतिविधियां इधर काफ़ी तेज हो गई हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। राहुल गांधी अ, फिर से एक न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ रहे थे और इस बार न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये न्याय यात्रा का फ़लसफ़ा क्या है, दर्शन क्या है, फ़िलॉसफ़ी क्या है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, वो जो अपनी पोज़ीशनिंग कर रहे हैं, जो उनकी पोस्चरिंग है, उस पर भी ज़रा नज़र दौड़ाएँगे। हो क्या रहा है अलग-अलग राज्यों में? महाराष्ट्र से जो सुर सुनाई दे रहे हैं, वो थोड़े से ज़्यादा कर्कश हैं। ममता बनर्जी ने तो कह ही दिया है कि यहाँ तो हमारा सीधा भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, हम तो सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। यानी वाम दल और कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। बाकी राज्यों में वो ममता बनर्जी को अगर कुछ सीट देना चाहते हैं, तो वो उसके लिए तैयार है। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल कह ही चुके हैं कि पंजाब और दिल्ली की तरफ तो कांग्रेस देखे भी ना। इधर नीतीश और लालू यादव में ही सींग भिड़े हुए हैं। तो हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव एकदम बिल्कुल सिर पर आ गए हैं और 4 बैठकों के बाद भी जो इंडी अलायंस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं कर पाया, अपना संयोजक तय नहीं कर पाया, सीट शेयरिंग तय नहीं कर पाया, यहाँ तक के लोगो भी तय नहीं कर पाया, वो क्यों बार-बार बैठक कर रहा है? क्यों पब्लिक को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है? और इसका भविष्य है क्या? तो मेरे साथ बहुत ही आपके जाने-पहचाने चेहरे विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ कर के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। विजय जी नीतीश कुमार दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं। एक दिन पहले तक नीतीश कुमार भी, ललन सिंह भी, उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी दोनों कान हाथ में लेकर के कहते हैं कि नहीं अध्यक्ष नहीं हटाया जा रहा, अध्यक्ष हट गया। और अब तमाम तरह की कथा कहानियां जो हैं इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर तेज गति से दौड़ रही हैं कि साहब लल्लन सिंह ने बगावत करने की कोशिश की थी, लालू यादव के साथ मिलकर के इनकी कुर्सी उलटने की, तख्ता उलटने की कोशिश की थी, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की साजिश थी और खुद लालू के सहयोग से राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए उनको नीतीश बाबू ने चलता कर दिया। अब नीतीश बाबू को का जो कैरेक्टर है कुल मिलाकर के राजनीतिक चरित्र है उससे तो हम और आप अवगत हैं, हमारे दर्शक भी अवगत हैं। जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव से लेकर के आरसीपी सिंह और किन-किन के नाम गिनाएँ जिनको इन्होंने समय-समय पर यूज़ किया, मिसयूज़ किया और फिर लात मार करके बाहर निकाल दिया। एक तो मैं इस पर टिप्पणी चाहूँगा कि ये जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इन्हीं के बीच में जूतन-पेजार की नौबत आ रही है। तो ये क्या आगे बढ़ेंगे? क्या सीट शेयरिंग होगी? क्या ये नरेंद्र मोदी जैसे प्रामाणिक नेतृत्व को चुनौती देंगे? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत। सर, मुझे तो उस व्यक्ति की सोच पे तरस आता है जिसने इंडी अलायंस की कल्पना की थी। क्योंकि इंडी अलायंस अगर आप देखें, ये 28 दलों में लोग हैं कौन से? अगर इनके सबके डीएनए देखें तो कहीं न कहीं ये एक में जाके जुड़ते हैं। इन सब की गंगोत्री तो कांग्रेस ही थी। या तो ये कांग्रेस से निकले थे या कांग्रेस में मिले मिले या उसके साथ गठबंधन किया और फिर अलग हुए। ये कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कांग्रेस के साथ किसी ना किसी रूप में ये जुड़े थे। अगर इन लोगों में इतनी, जिसे कहते हैं ना कि टॉलरेंस होती, आजकल वो टॉलरेंस वर्ड हिंदुस्तान में की पॉलिटिक्स में बहुत चलता है, अगर इनमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की या टॉलरेंस होती तो ये अलग ही क्यों होते सर? ये इसलिए अलग हुए कि ये सब महत्वाकांक्षी नेता हैं,
सबको सत्ता चाहिए, सबको टैक्स पेयर के पैसे पे सुख भोगना है और उसके लिए इनका सिद्धांत एक ही है कि बांटो और राज करो। इनकी पूरी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, हम बिहार में अपना गुट बांट लेंगे, बंगाल में अपना कर लेंगे, महाराष्ट्र में अपना कर लेंगे। हर जगह इन्होंने कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, अपनी कुछ और मान्यताओं के बेस पे इन्होंने कांग्रेस के टुकड़े किए और ये अपने अपने सूबे के छत्रप बन गए। ये तो इन सबका इतिहास रहा है। अब इनको अचानक याद आया कि यार देखो, अगर बीजेपी या मोदी से लड़ना है तो इकट्ठे होना पड़ेगा। ये पॉसिबल कैसे है सर? जिसको आपने काट दिया, जिससे जड़ें आपने काट ली, पूरी जिंदगी जिसने आपको कोसा, पब्लिक में आपने ये कह के अपना अलग पार्टी बनाया कि देखिए कांग्रेस भ्रष्ट थी, नकारा थी, इनकॉम्पिटेंट थी, काम नहीं करती थी, इसलिए बिहार की भलाई के लिए, बंगाल की भलाई के लिए, तमिलनाडु की भलाई के लिए वगैरह वगैरह हम लोगों ने अपनी अलग पार्टी बनाई है और हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों से इक्वी डिस्टेंस रहे। यही तो पूरी राजनीति थी। अगर ये शुरू में ही विधानसभा में भी मिलकर लड़ लेते तो जनता ये कहती फिर दो की क्या जरूरत है, एक को ही दे दो ना यार। जब ये घूम फिर के मिलना ही है, इनको एक दूसरे की गोदी में ही बैठना है, तो फिर एक ही को दे दो, तो इनका वजूद वहीं खत्म हो जाता। तो जनता ये सब समझती है, देखती है। पहले तो पत्रकार लोग थे शायद जो अखबारों में लिखते थे, जनता उसी से ओपिनियन बनाती थी। अब तो ये पूरा सोशल मीडिया का जमाना है। आपको बंगाल में क्या हो रहा है रोज खबर आ जाती है, बिहार में क्या हो रहा है रोज खबर आती है, चाहे दिल्ली का अखबार छापे या ना छापे, दिल्ली में सबको पता है। इस पूरी स्थिति के अंदर अब मेरे को तो ये लॉजिक कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा और मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं कि ये फिजिबल ही नहीं है। ये तो मतलब ये जिसे कहते हैं ना, अपोजिट पोल्स हैं एक दूसरे के। और ये बड़ा विचित्र है कि एक दूसरे को पूरी जिंदगी कोसने वाले कहेंगे अब हम मिलके एक साथ बैठेंगे। चलिए सर, सत्ता के लिए आप एक दूसरे को देख के मुस्कुरा भी दें, अंदर से तो गाली दिए बगैर गुजारा नहीं। और पूरी जिंदगी आपने कैडर इस बेस पे खड़ा किया कि देखो, आपको कांग्रेस से लड़ना है, आपको बीजेपी से लड़ना है, आपको समाजवादी से लड़ना है, आपको लालू जी से लड़ना है, आपको नीतीश से, यही कह के तो आपने आज तक कैडर खड़ा किया था। उनके डीएनए में, जिसको कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, रेडिकलाइजेशन तो आपने ही किया था ना उन सबका। अब आपने ही अपने कैडर का रेडिकलाइजेशन किया, अब आपको कुर्सी चाहिए तो आप चाहते हो कैडर वो जो जिसको आपने रेडिकलाइज किया वो सब गिले शिकवे भूल जाए और आपके पीछे एकदम भेड़ की तरह चलने लग जाए। क्या कैडर इतना नालायक और नकारा है क्या सर हिंदुस्तान का? मतलब कैडर का मतलब आम आदमी, कि आप उसको जैसे चाहो वैसे हाँक लोगे। मतलब ये कौन सी दुनिया में है हमारे नेता? उनको ये लगता है कि देश की जनता इन 20, 25, 50 गडरियों के हिसाब से चलेगी। कहां है ये? कौन सी दुनिया में है सर ये? इनफैक्ट जो इनके कैडर हैं, जिनको इन्होंने आज तक अपने साथ जोड़ा ये कह के कि ये सारी विरोधी पार्टियां हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो उन कैडर को इनका साथ छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो स्वार्थ के लिए सत्ता पे रहे हैं। कैडर को क्या मिलेगा सर? इनमें से कोई मंत्री बन जाएगा, कोई शायद पीएम बन जाएगा, कोई सीएम बन जाएगा। ये तो सब टैक्स पेयर के पैसे पे गाड़ी बंगला कुर्सी लेके ऐश कर लेंगे। कैडर को क्या मिलेगा? जिसने बेचारे ने पड़ोसी को जिंदगी भर गाली दी, अब वो उसके जाके गले में माला डाल के कहेगा चल यार हम तो भाई भाई हैं। तो क्या कभी पॉसिबल है क्या सर हिंदुस्तान? तो मुझे लगता है कि जिसने भी ये सोच बनाई थी, हाँ, ये हो सकता था कि ये पहले बनाते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कि देखिए हम लोगों का एजेंडा है, हिंदुस्तान में आजकल ये समस्याएं हैं, फॉर एग्जाम्पल महंगाई की समस्या है, हमारा ये प्रस्ताव है। ये आपकी बेरोजगारी की समस्या है, ये हमारा प्रस्ताव है। फॉरेन पॉलिसी में हमारा ये प्रस्ताव है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा ये प्रस्ताव है। पहले ये जनता के सामने प्रस्ताव रखते और फिर ये कहते कि देखिए ये प्रस्ताव हम 5 पार्टियों ने मिलकर बनाया है या 2 ने मिलकर बनाया है। अब हम निमंत्रण दे रहे हैं उन सभी पार्टियों को जो इस प्रस्ताव के साथ खड़ा होके और मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है। तो इसमें एक लॉजिक समझ में आता है कि सब एक कार्य नीति पे साथ आ। यहां तो कल ममता जी ने साफ बोल दिया कि ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना रणनीति है।
और ना ही कोई एक्शन प्लान है, लेकिन हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। अब उन्होंने तो बड़ी गंभीरता से कहा, लेकिन इसके पीछे जिसे कहते हैं ना एक तंज था कि हम डायरेक्शन लोग हैं, हमें खुद कुछ नहीं पता कि हमको जाना किधर है। हम एक्चुअली चौराहे पे खड़े हैं, लेकिन हम चल दिए। कहां जाना है ये मत पूछो, हम जा कहां रहे हैं, बस हम चल दिए। अब हम घर जा रहे हैं, खड्डे में जा रहे हैं, खाई में गिरने जा रहे हैं, या समुद्र में जा रहे हैं, ये मत पूछो हमसे, लेकिन हम चल दिए। ये स्थिति आज इनकी। विजय जी, जब ये दिल्ली में चौथी बैठक करने वाले थे, उससे ठीक पहले मोदी और शाह की सरकार ने, केंद्र सरकार ने काफ़ी इनको यूनाइट करने की कोशिश की। कुल मिलाकर के दोनों सदनों के 143, बाद में 147 एमपी जो है वो सस्पेंड किए गए। तब लगा था कि कम से कम इस घटना के बाद तो सारे एकजुट हो जाएंगे, संकल्पबद्ध होंगे और अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एक प्रत्याशी देने पर सहमति हो जाएगी। यानी प्रधानमंत्री तो चाहते थे कि एक मजबूत इंडी अलायंस बने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ताकि अलग अलग राज्यों में जो वोटों का ध्रुवीकरण है जरा वो ठीक तरीके से हो जाए। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये तो मोदी और शाह की जो रणनीति थी उसमें भी पलीता लगाने पर आमादा है। मतलब इकट्ठे ही नहीं हो रहे हैं। सरकार तो चाहती है कि ये इकट्ठे हो जाए। बात वही है ना सर। मैं फिर एक उदाहरण दूंगा, शायद हमारे दर्शकों को याद आ जाएगा। सर, कभी आपने तरबूजों के गुच्छे देखे? ये सब तरबूज संभव हैं। नहीं। ये सब तरबूज हैं। बहुत बड़ा ईगो, अंदर से खोखले। ना पार्टी है, ना कार्यक्रम है, ना कोई सोच है, लेकिन ईगो इतना बड़ा है कि हम प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं, क्योंकि तभी तो ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे कि वो एक जूनियर पोजीशन हो और इनकी पार्टी देश से भी बड़ी पार्टी हो गई हो, और ये जो चाहे देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी बोले, बाकी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में कुछ भी बोले। तो ये थे तरबूज। मोदी जी को पता है कि ये सब तरबूज हैं, ये गुच्छा नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा यार कोशिश तो करो, एक बार ट्राई तो करो, तुम अपना ईगो साइड में रख के शायद तुम लोग इकट्ठे हो जाओ। लेकिन सर, मोदी जी भी तो पॉलिटिशियन है ना, वो भी इनकी रग रग जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो इनके डीएनए को नहीं पहचानते, उनको भी पता है कि कौन कहां किसके आगे अटकेगा। और ये तो अमित शाह जी ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा था, अपनी प्रेस वार्ता में, जब किसी चैनल के ऊपर वो इंटरव्यू दे रहे थे कि साहब इंडी अलायंस आपके सामने एक बड़ी टक्कर देगा। तो क्या भैया, है कहां इंडी अलायंस? सारी जगह तो 1 to 1 ऑलरेडी टक्कर हो रही है, और जहां इंडी अलायंस बनना चाहिए वहां अलायंस ऑलरेडी है। जैसे उन्होंने बिहार का एग्जाम्पल दिया, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, केरल का एग्जाम्पल दिया कि यहां तो ऑलरेडी अलायंस है। जम्मू और कश्मीर, जहां पे जम्मू कश्मीर, और जहां पे इंडी अलायंस के साथ सीधी टक्कर है, वहां अलायंस में इनको कोई घुसने नहीं देगा। आज अब आपने ममता जी की बात करी, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि केजरीवाल को कभी भी गठबंधन मंजूर नहीं होगा। आप कुछ भी उसको फॉर्मूला दे दो, अगर उसको मान लीजिए आज पंजाब में 7-8 सीटें, दिल्ली में 7 सीटें, पंजाब की 10-12 सीटें जो भी हैं, 18-19-20 सीटें जो भी दिल्ली पंजाब की हैं, इनको तो वो हाथ लगाने नहीं देंगे। वो कहेंगे अब इसके अलावा बताओ कि इंडी अलायंस में आने से आम आदमी पार्टी को कितनी सीटों का फायदा हुआ? क्या हम 25 पे लड़ रहे हैं? क्या हम 40 पे लड़ रहे हैं? क्या हम 50 पे लड़ रहे हैं? केजरीवाल का इंटरेस्ट उसमें है, उसका ये इंटरेस्ट नहीं है कि 20 में से मैं कितनी बांटूं। इस गलत फहमी में ना केजरीवाल है, ना 42 सीटों में ममता बनर्जी कुछ देना चाहती हैं, ना तमिलनाडु में। अब मुझे बताइए सर, क्या डीएमके चाहेगा कि वो कांग्रेस को, देखो डीएमके अगर कोलिशन में आता है तो किसको सीट देगा? कांग्रेस ही तो है वहां पे। तो जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ ही तो खड़ी की सर। डीएमके मूवमेंट क्या था? वो तो शायद बिल्कुल। पूरा का पूरा कांग्रेस के खिलाफ रहा। और वो उनको ये कहे कि अच्छा ऐसा है, अब हम इंडी अलायंस के हैं तो तुम एक काम करो, 10 सीटें यहां से तमिलनाडु से खड़ी कर दो। कभी स्टैलिन ये मतलब सपने में भी सोच सकते हैं कि मैं ये इस चीज का डोनेशन देने वाला हूं 10 सीटों का कांग्रेस को? सब पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस इंडी अलायंस का कोई फ्यूचर है। इसीलिए
ये अखबारों में जरूर शोर मचाते रहे कि हम बैठेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पॉसिबल ही नहीं है सर। ये अब सबसे बड़ी बात मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं सर, इनको मीटिंग करनी है, कौन किसको इनविटेशन भेजेगा? मेरे को बताओ कि क्या चिट्ठी कांग्रेस से जाएगी जिसमें नीचे राहुल गांधी के सिग्नेचर होंगे कि आई हियर बाई इनवाइट यू कम टू दिस प्लेस फॉर द मीटिंग? आधे लोग खड़े हो जाएंगे कि यार ये कौन होता है आदेश देने वाला? क्या खड़गे साहब करेंगे? तो वो लोग पूछेंगे खड़गे साहब आप किस हैसियत से कर रहे हो? सर दुख की बात यह है कि 6 महीने में एक कन्वीनर भी नहीं बना पाए। अगर ये किसी एक को कन्वीनर बना देते ना कि भाई ये एक सेक्रेटरिएट बना रहे, सबसे पहले काम तो कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बना लेते, कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरिएट तो बना लेते कि यार हमने एक मिस्टर XYZ को कन्वीनर बना दिया है और ये सबसे इनफॉर्मली बात करके फिर फॉर्मल मीटिंग जब भी बुलानी होगी ये एक मेल डाल देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, उसमें कह देंगे यार इस तारीख को इतने बजे मिलना है और अपने अपने एजेंडा के पॉइंट दे दो। ऑफ द रिकॉर्ड बात होगी। सर ये मिलते कितनी देर है? 3 घंटे, 2 घंटे, लंच से पहले 1-2 घंटे, लंच के बाद 1-2 घंटे, और मेन पर्पस इनका होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनका जो एजेंडा होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। लेकिन जब वो 2 घंटे की मीटिंग होती है, उस 2 घंटे की मीटिंग में अगर इनको कंक्लूजन करना है तो उससे पहले कम से कम 2 से 4 दिन की इनको बैकडोर मीटिंग करनी होगी, मुद्दों को क्लियर करना होगा, कंक्लूजन करना होगा, उसका ड्राफ्ट बना के वर्चुअली इनफॉर्मली सारे लीडर्स का कंसेंट लेना होगा, फिर फाइनल ड्राफ्ट ले जाके मीटिंग में उस पे जिसे कहते हैं ना फॉर्मेलिटी के रूप में चर्चा होगी और फिर प्रेस के सामने सारे साइन कर देंगे कि ये देखो जी कॉमन डिक्लेरेशन हम लोगों ने साइन कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने 3 घंटे की मीटिंग बुलाई और आप कहोगे देखो आज का पहला एजेंडा ये है लोगो, और ममता जी बताओ लोगो कैसा होना चाहिए, केजरीवाल आप बताओ लोगो कैसे होना चाहिए, मान साहब आप बताओ लोगो कैसे होना चाहिए, स्टैलिन साहब आप बताओ लोगो कैसे होना चाहिए। आप 3 महीने सर इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको 3 घंटे में 3 लाइनें नहीं मिलेंगी। ये सब काम होता है बिहाइंड द सीन, इसके लिए सेक्रेटरिएट होते हैं, वो इन्होंने बनाया नहीं। इन्होंने बस एक ही लिस्ट निकाली थी आज तक कि कितने 14 पत्रकारों को बैन करना है, जिसको जिसकी शक्ल पसंद नहीं आई उसने नाम दे दिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया, काम खत्म हो गया। तो ये इसके अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं। तो मुझे लगता है ये बड़ी विचित्र स्थिति में है, इसका कुछ नहीं होगा सर। और जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे इनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ममता जी ने तो इसीलिए कहा था कि भाई 31 तारीख तक जो फैसला करना है करो, क्योंकि फिर पूरा जनवरी निकल जाएगा बजट में, फिर 1 फरवरी को बजट अनाउंस हो जाएगा, फिर उसके बाद आप बजट की चर्चा करेंगे, फिर आपका विधान अपना लोकसभा का सत्र आएगा, राज्यसभा का सत्र आएगा, फिर आपको अपने स्टेट्स के बजट भी बनाने, क्योंकि आप तो रूलिंग पार्टी में है ना सर। ये सारे अपोजिशन वाले तो है नहीं कि इनको सिर्फ चुनावी सोचना है। ममता जी को अपना स्टेट का बजट भी देखना है, केजरीवाल को बजट देखना है, भगवंत मान को बजट देखना है, डीएमको को बजट देखना है, सबको अपने अपने स्टेट की प्लानिंग करनी है, कंसल्टेशन करने हैं, बजट प्लानिंग करनी है, प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन देखना है, और भी बहुत काम है इन सबके पास। और फिर चुनाव की तैयारी भी करनी है, और फिर इनके पास टाइम नहीं है कि हम बैठ के गठजोड़ करें, क्योंकि इनको अपने अपने कैडर को तैयार करना। अगर ये अभी से अपने अंदर के लोगों को नहीं बताएंगे कि कौन सी सीट हम किसको दे रहे हैं, तो वो जाके तैयारी कैसे करेंगे? तो ये तो सर ये तो बहुत लेट हो गए टू बी ऑनेस्ट। जैसे विजय जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कहा था, जब उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये सफलता का राज्य क्या है, आपने तो ये घोषणा की थी, उन्होंने कहा सर 2 साल से तैयारी चल रही थी। जब विधानसभा में ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे 2 साल से तैयारी चल रही हो, तो राष्ट्रीय चुनाव में कब से तैयारी चल रही होगी सर? तो बीजेपी तो ऑन ट्रैक है, अभी इनको यही नहीं पता कि सीट कौन सी है। तो ये कब इकट्ठे होंगे, कब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बताएंगे, क्यों चुनाव चाहिए कि जी हम इकट्ठे लड़ रहे हैं इसलिए वोट दे दो। जनता तो पूछेगी ना किस लिए, कि वो नहीं पता, बस आप वोट दे दो। ऐसे कहीं थोड़ी काम होता एक्चुअल है। में मुझे लगता है कि हम और आप जैसे लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं इनकी तैयारियों को लेकर के। राजदीप सरदेसाई ने पिछले दिनों एक प्रोग्राम में ये कहा है कि राहुल गांधी तो 2034 की तैयारी कर रहे हैं।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ही कुछ कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि ये 2024 के लिए इकट्ठा हुए हैं? कहीं ये इनका प्रोग्राम 2034 का हो? हाँ, ये हो सकता है सर। अब राजदीप को उन्होंने अंदर की बात बताई होगी, हमारी तो वहाँ तक पहुँच है नहीं। हम तो सर वही देखेंगे ना जो दिखता है। हम अंतर्यामी भी नहीं है, ना हम उनके कोई बेडरूम पार्टनर हैं कि हमें अंदर की कहानियाँ पता हो। तो कहने का मतलब है सर कि हाँ, आपकी बात सही है, राजदीप की बात भी बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि हम लोगों की पहुँच वहाँ तक नहीं है, कम से कम मेरी तो नहीं। मैं तो वही बताऊँगा जो सामने दिख रहा है, और सामने दिख रहा है 2024 का चुनाव। और इनकी भाषणों में मैंने अभी तक 2034 नहीं सुना था, अभी तक मैंने इनको 2024 की ही बात सुनी थी। तो मैं तो यही सोच रहा था कि ये दिल जो कह रहे हैं वही दिल में होगा। अब दिल में 34 है, जबान पे 24 है, ये कन्फ्यूजन है या ये स्ट्रेटेजी है, ये मुझे नहीं पता। थोड़ा ये समझाइए, न्यास ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों को निमंत्रण पत्र भेजे हैं 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। अब कुछ-कुछ की शिकायतें हैं। अखिलेश बाबू को शिकायत है, हमें निमंत्रण पत्र नहीं मिला। उद्धव ठाकरे को भी शिकायत है, शरद पवार को भी। कई लोगों को परेशानी है कि नहीं मिला। लेकिन जिनको मिला है उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जाएँगे। ये तो राजनीतिक आयोजन बना दिया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते कई अवसरों पर हमने देखा कि ये राष्ट्र के विरोध पे उतर आते हैं, सेना के विरोध पे उतर आते हैं। कई बार लगता है कि जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, ये उसका भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये मोदी का विरोध करते-करते भगवान राम का भी विरोध करने पर उतर आए हैं, और पहली बार बल्कि दशकों के बाद और सहस्रों वर्षों के इंतजार के बाद जब उनका भव्य मंदिर बन रहा है, तो ये उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। सर देखिए, जहां तक बात है न्यास की, मुझे लगता है कि उनको, अगर पहली बात तो मैं नहीं मानता कि उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा होगा, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय पर्व है, एक राष्ट्रीय धरोहर है। रामायण ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना किसी पॉलिटिशियन की है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर। भगवान राम भारत की आस्था का प्रतीक है, किसी आइडियोलॉजी या किसी पॉलिटिकल विशेष के नहीं है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी और खुल के कहनी भी पड़ेगी। अब रही बात दूसरी कि निमंत्रण मिला या नहीं मिला, मुझे लगता है कि इसमें पिक एंड चूज की कोई जरूरत नहीं है। न्यास को भारत के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जितने भी एमएलएज हैं सारे राज्यों में, उन सबको निमंत्रण भेजना चाहिए, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन तो डेमोक्रेटिकली यही लोग कर रहे हैं। चाहे हम उनको माने या ना माने, संविधान के हिसाब से जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे एमपीज और एमएलएज करते हैं। तो चाहे मेरे क्षेत्र में वो एमपी हो जिसको मैंने वोट ना दिया हो, फॉर एग्जाम्पल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि सारे एमपीज और एमएलएज को देना चाहिए। अब उनमें उनको जरूर पूछ लेना चाहिए, भाई आप में से कौन कौन आ रहा है, ताकि बैठने और उनके बाकी जो इंतजाम होते हैं एक प्रोग्राम में, वो कुर्सी में जो भी लगाना है वो लगाए। सो उनकी सिक्योरिटी का, लॉजिस्टिक्स का, जो भी उनको इंतजाम करना है करें, क्योंकि ये आयोजन जो है वो पहली और आखिरी बार हो रहा है, बार बार तो होगा नहीं। तो इसमें जो भी खर्चा करना है, जो भी इंतजाम करने हैं करें। और न्यास के पास ना पैसे की कमी है ना संसाधन की कमी। अगर गलती से भी अगर ये कहीं पे पॉलिटिकल मैसेज जाता है कि ये पिक एंड चूज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। वो न्यास को नहीं करना चाहिए, चाहे वहां पे मुस्लिम एमपी हो या मुस्लिम एमएलए हो। जब तक वो भारत का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसको भी निमंत्रण जाना चाहिए। वो आए या नहीं आए, ये उसकी श्रद्धा है। न्यास को उस पर परेशान नहीं होना चाहिए। कोई नहीं आता ना आए, ये उसकी अपनी निजी सोच हो सकती है, कुंठित सोच हो सकती है, छोटी सोच हो सकती है, विकृत सोच हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई मजबूरी भी हो सकती है। तो ये हम उसमें नहीं जाएंगे। तो पहला तो एज ए प्रिंसिपल मेरे हिसाब से सबको बुलाना चाहिए। अब रही बात कि इसकी राजनीतिकरण हो रहा है, सर जब मुद्दा नहीं है तो हर चीज में राजनीति। आपको हर चीज में राजनीति इसलिए करनी है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को अभी तक मानसिकता से वो तुष्टीकरण नहीं हट रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो हिंदू विरोधी हैं, तो इसलिए आप हमारा साथ दे दो।
तो ये जो मानसिकता है, इसके पीछे एक ओछी राजनीति है। अगर आप बीमार हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, कोई और मजबूरी है, तो बात अलग है। उसके लिए आप साफ-साफ कह सकते हैं कि धन्यवाद, आपका निमंत्रण मिला, लेकिन मेरी ये मजबूरी है, मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन आपका प्रोग्राम मैं टीवी पे देखूँगा, या मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करिए, या मेरी तरफ से ये चंदा स्वीकार करिए। जो भी आपको वहाँ अर्पण करना है, या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, आपको जो भी करना हो शालीनता से आप कर सकते हैं। इसमें राजनीतिक मुद्दा अगर कोई भी बनाता है, कोई भी, चाहे वो रूलिंग हो या अपोजिशन हो, वो गलत है। क्योंकि ये भारत की राष्ट्रीय भावना है, और राष्ट्रीयता के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म और राम और कृष्ण, या जो भी हमारे तीर्थ हैं, जिसके ऊपर पूरा हमारे संस्कार हैं, भारत का इतिहास है, उसके लिए तो राजनीति की कहीं जगह नहीं है। हाँ, राजनीति के लिए आप ये कह सकते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि है, हम ये कर देंगे, वहां मस्जिद है, ये वो है। अरे यार, सब तोड़-तोड़ के तुमने बनाई है, इतिहास तुमको पता है। अब गलत एक किसी एक या आतंकवादी राजा औरंगजेब ने आतंक फैलाया, हिंदुओं को मारा, उनके मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना दी। अब उसने इतना घटिया काम किया, आप कह रहे हो कि नहीं, वही रहने दो। मतलब ये तो उनकी सोच पे तरस आता है जो ये सोच रहे हैं। आपको मस्जिद चाहिए ना, हिंदुस्तान में बहुत जगह आप बनाइए ना, किसने मना किया, कोई रोक रहा है? लेकिन वहीं क्यों जहां हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, वो जिद क्यों? ये घटिया राजनीति है, इससे हमें बचना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है। तो मैं राजनीतिक और धर्म को इस परिस्थिति में अलग-अलग करके देखूंगा, लेकिन हाँ, राजनीति में अगर धर्म आता है, तो मेरा ये मानना है कि राजनीति की सफाई होगी, राजनीति में स्वच्छता आएगी, अगर वो जो धार्मिक सिद्धांतों के हिसाब से अगर वो राजनीति करते हैं, मतलब सबका कल्याण, सब खुश हो, सबके वेलफेयर की बात हो, सबके सुख शांति की बात हो, यही तो धर्म सिखाता है। और अगर राजनीति उस आधार पे करते हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों को धर्म से बहुत कुछ सीखना है। बिल्कुल सही है। विजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।